नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट का वीडियो थर्ड देखेंगे। इसके पहले दो क्लास हो चुके हैं। दो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, क्यों यह अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में था। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर में सुना और देखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सिचुएशन था इन द टाइम ऑफ द कॉलोनियल रूल। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड का क्या सिचुएशन रहा ऑन द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कंट्रोल करके रखा हुआ था। इंडिया का एक्सपोर्ट किस तरीके से केवल और केवल रॉ मटेरियल के रूप में रह गया था, और इंपोर्ट के रूप में इंडिया किस तरीके से फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है। आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। जब एक कोई कंट्री दूसरी कंट्री को अपने कमोडिटी सेल करती है तो उसको इनकम होता है, वह एक्सपोर्ट कहलाता है। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप जो कंट्री हैं किसी दूसरे कंट्री से सामानों को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो इंपोर्ट कराता है। इसमें क्या होता है कि इनकम जो है आपका वो दूसरी कंट्री में चला जाता है। मतलब क्या, एक्सपोर्ट करने से कंट्री को इनकम होगा और इंपोर्ट करने से कंट्री को का इनकम दूसरी कंट्री में चला जाएगा। ठीक है, इससे इनकम जो है निकलेगा और इससे इनकम जनरेट होगा। सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है इंपोर्ट से तो ये इंडिकेट करेगा कि कंट्री का सिचुएशन अच्छा है, यानी कि कंट्री का इनकम ज़्यादा आ रहा है और कंट्री का इनकम जो दूसरे कंट्री को आउटफ्लो हो रहा है वो कम है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो हैंडीक्राफ्ट पर, मेनली हैंडीक्राफ्ट पर बेस्ड था और इंडिया अच्छी सिचुएशन में था एक्सपोर्ट करके। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुआ और इंडिया का एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम हुआ और केवल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के इंडिया रह गया, जबकि फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट कर रहा है। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही। तो क्या लिख रहा है, कुड India could not develop as a sound industrial based under the colonial rule। कॉलोनियल रूल के टाइम में इंडिया इंडस्ट्री के रूप में कभी भी डेवलप नहीं हुआ, यानी कि इंडस्ट्री कभी भी अच्छी सिचुएशन में नहीं थी ब्रिटिश टाइम में। इवन द कंट्रीज वुड द फेमस द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन। आपको पहले ही बता दिया हूँ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या था इंडिया का, वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में था ब्रिटिश रूल के पहले, लेकिन वह धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा और इसके बहुत से रीजन हैं हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन करने के, आगे हम लोग इसको देखेंगे। नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्री हैव वन इंडस्ट्री बेस्ड वाज अलाउड टू कम अप। कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री इस समय डेवलप नहीं हुई थी सिवाय कुछ इंडस्ट्री को छोड़ करके, जैसे कि 1907 में टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, 1907 में टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी बना था। उसके अलावा कोई छोटी मोटी की और कंपनियां बन गई थी, इंडस्ट्री बन गई थी, बाकी कोई इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री इस टाइम में डेवलप नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में धीरे धीरे यह डेवलप होना स्टार्ट हुआ, बट जो मेन रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ना, उस टाइम में कोई भी इंडस्ट्री इतना डेवलप नहीं हुई। दिस सेक्टर नीड टू द मॉडर्नाइजेशन। इस कारण से हमको क्या चाहिए था, मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट चाहिए था। मॉडर्नाइजेशन का मतलब जान ही रहे हो आप लोग कि हमको अधिक से अधिक मशीनरीज और अधिक से अधिक नए टेक्निक का यूज करना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब कि केवल एक चीज़ों पर आप बेस्ड न रहें, आप में डाइवर्सिफिकेशन हो, कई तरीके की आप जो है प्रोडक्शन करें। यही चीज़ें आपके नॉलेज में भी हो सकता है। आप केवल और केवल एक पार्टिकुलर नॉलेज को लेकर के ना चलें या किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के ना चलें। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि विविध प्रकार की नॉलेज या विविध प्रकार के इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में लेंगे तो विविध प्रकार के प्रोडक्शन। और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी क्या होगा, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से ही क्या होगा, मशीनरीज, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ, ये सब डेवलप होगा। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिचुएशन देख रहे हैं आप लोग। पहले ये हैंडीक्राफ्ट है, हैंडमेड, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री आई और फिर मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप होकर के आ गई। अब देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन जो गवर्नमेंट ने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके पीछे का क्या मोटिव था।
तो प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था उसको डिक्लाइन किया और इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनपुट, मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया। उसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहला काम क्या किया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस का मतलब कम करना। क्या, स्टेटस ऑफ द मेयर एक्सपोर्ट ऑफ द एंड इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। मतलब इसका क्या है, हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। किसका एक्सपोर्ट कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट का, या फिर रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल में वही रॉ मटेरियल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, जो जिसकी वैल्यू बहुत ही कम थी या फिर ब्रिटिश कंट्री में उनका प्रोडक्शन नहीं होता था। तो टू रिड्यूस द इंडिया टू स्टेटस ऑफ द मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। मीनिंग समझ में आ गया होगा। टू रिटर्न इंडिया इनटू द मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इंडिया ये जो कंट्री है, ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल ले रहा है ब्रिटेन, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और ब्रिटेन इंपोर्ट करेगा, तब यहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल। अब ब्रिटेन में उस रॉ मटेरियल का क्या बन जा रहा है, फिनिश गुड्स बन जा रहा है। अब इस फिनिश गुड्स को ब्रिटेन बेचेगा कहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि इसको सेल कहाँ पर करेगा, तो सेल करने के लिए मार्केट के रूप में इंडिया उसको मिल जा रहा है। तो वही लिख रहा है, टू टर्न इंडिया इनटू मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो फिनिश गुड्स बनता था उसके लिए जो मार्केट चाहिए थी, उसको इंडिया को एक मार्केट के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया। अगर इंडिया में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता, फिनिश गुड्स यहीं बनने लगता, तो ये ब्रिटिश वाली प्रोडक्ट आकर के इंडिया में थोड़ी ना सेल हो पाती। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा इनको ब्रिटेन को मिला। द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज लो एज नो हेल्प टू वॉज बीइंग प्रोवाइड दीज इंडस्ट्री बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया में जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चल भी रही थी उसका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही कम था और कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं कराती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इंडिया में कोई इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। उसके पीछे का रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप कर देती तो इंडिया में ही फिनिश गुड्स बनने लगते, तो ये जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आ रहा है यहाँ पर इनका मार्केट नहीं बन पाता। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्फोर्स द discriminatory tariff policy which allowed to the free export raw material from India and free import of finished goods from the Britain industry in India। इस पॉइंट को समझिए। एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, टैरिफ क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। टैरिफ, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते समय गवर्नमेंट के द्वारा उस पर एक टैक्स इम्पोज किया जाता है। ऐसे मान लिया जाए ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, तो इंडिया अगर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है अपने रॉ मटेरियल है, अपने प्रोडक्ट, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी कंट्री में इंटर करेगा तो वो यहाँ पर हम टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ लगा देने से अगर कोई 5 रुपये का सामान अगर इंडिया में है और वो जा रहा है पाकिस्तान में, तो अगर 100% टैरिफ लगा देगा तो वो सामान पाकिस्तान में 10 रुपये का बिकेगा। ठीक है, जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हुए वो फ़ायदा पाकिस्तान को हो जाएगा और टैक्स के रूप में पाकिस्तान ले लेगा। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इम्पोज कर दिया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया पर, कि इंडिया किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट ना कर पाए, और जबकि इंपोर्ट जो हो रहा है, इंपोर्ट उस पर टैरिफ फ्री कर दिया। तो इंपोर्ट अब क्या लिख रहा है, विच अलाउ द फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड फ्रॉम द ब्रिटेन इंडस्ट्री इन इंडिया। ब्रिटेन के साथ तो फ्री है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर कोई भी किसी भी टाइप का टैरिफ नहीं लग रहा है, लेकिन किसी अदर कंट्री के साथ अगर हम करेंगे तो भेदभाव कर रहे हैं ये, कि किसी अदर कंट्री के साथ अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर टैक्स इम्पोज कर देंगे जिससे फ़ायदा होगा। रिजल्ट क्या हुआ इसका, द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड द मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया।
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज़्यादा तो टैक्स हम पे कर देंगे, तो कहाँ से हमारा फ़ायदा होगा। तो इंडस्ट्रियल जो हैंडीक्राफ्ट था ट्रेडिशनल रूप से इंडिया का, वो डिक्लाइन हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। फॉल ऑफ द सप्लाई ऑफ द लोकली मेड गुड्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स मस्ट टू द गिव एडवांटेज, जिसके कारण से क्या हुआ, अब हैंडीक्राफ्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट बन रहे थे, अब उनका डिमांड धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ने लगा और लोकल लोग भी अब ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को यूज करने लगे। इस पूरे पॉइंट को एक समरी के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। तो सिंपल सी बातें हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल का, जबकि इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड्स का। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक्सपोर्ट तो हम रॉ मटेरियल का ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट हम फिनिश गुड्स का कम करने के बाद भी अगर एक्सपोर्ट अगर हमारा ज़्यादा रहे इंपोर्ट से, तो फिर भी इसका जो सरप्लस है ना, वो फ़ायदा किसको जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इंपोर्ट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। मान लिया जाए, आप देख लो, अब अगर आप आटा देख लो, आटा अगर 25 रुपये किलो है, तो उससे अगर 1 किलो ब्रेड बना दोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के बाद भी उसका जो सरप्लस है वो फ़ायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो रहा है। अब इस सरप्लस का जो फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो रहा है, तो वो क्या कर रही है, ब्रिटेन में इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। ब्रिटेन में इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। अब ब्रिटेन में जब इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, तो इस इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स होंगे, वो फिनिश गुड्स सेल करेगी, और सेल करने के लिए मार्केट चाहिए। मार्केट को कहाँ पर मिल रहा है, इंडिया को ही मार्केट बना ली हुई है। अब इंडिया को मार्केट जब बना ली हुई है, तो इंडिया में ये प्रोडक्ट अब सेल कर रही है। तो इससे उसको दो फ़ायदा हो गया, एक, जिसको रॉ मटेरियल चाहिए था तो वो इंडिया से मिल जा रहा है, रॉ मटेरियल ब्रिटेन को मार्केट के रूप में चाहिए था कि कोई मार्केट बड़ा मिल जाए ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, तब भी इंडिया मिल जा रहा है इसको। तो इंडिया में अपना मार्केट चलाएगा कब, जब इंडिया की इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। तो जो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। न केवल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, साथ ही साथ टैरिफ जो पॉलिसी यूज की जाती थी, टैरिफ पॉलिसी इस तरीके से यूज किया कि उसका भी बेनिफिट किसको मिले, ब्रिटेन को मिले। तो जो ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था उस पर तो टैरिफ फ्री कर दिया, किसी भी टाइप का हमारे कंट्री के साथ नहीं लगेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किसी अदर कंट्री के साथ करते थे, वहाँ पर यह टैरिफ लगा देते थे, जिसके कारण से दूसरे कंट्री से हम उतना ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो एक तरीके से कह सकते थे मोनोपोली हो गया था इनका इंडस्ट्रियल ट्रेड पर। इस पॉइंट को हम लोग आगे इस लेक्चर में समझेंगे, जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। तो इसीलिए इन दोनों टॉपिक को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब अगले टॉपिक को देखते हैं, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में देखते हैं। फॉरेन ट्रेड में आप सबको पता है कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले फॉरेन ट्रेड में इसका मोनोपोली था, और पूरी तरीके से इंडिया फॉरेन ट्रेड के ऊपर वर्ल्ड में भी नंबर 1 हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा होता गया, पॉलिसी चेंज होती गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन था, वॉल्यूम था, ये सभी फॉरेन ट्रेड का चेंज हो गया। इसमें हम लोगों को एक पॉइंट समझना है, ज़रा उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें फॉरेन ट्रेड समझने के लिए 3 बातों को हम लोग फोकस करेंगे। 3 बातों पर कौन कौन सा है, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरी जो बातें हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड थर्ड जो है वो है वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो कंपोजिशन, डायरेक्शन और वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड, ये 3 चीज़ें देखनी है। अब इनको हम यहीं पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को आसानी रहेगी। कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, इसमें ये देखा जाता है कि किन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट हो रहा है और किसका इंपोर्ट हो रहा है। यानी कि हम इसमें वह वस्तुएं देखेंगे जिसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा
तो कंपोजिशन से रिलेटेड ये पॉइंट है। कंपोजिशन का मतलब होता है किससे मिलकर के बना है। जैसे मान लिया जाए, आप एक एग्जाम्पल ले लो, टी, चाय का एग्जाम्पल ले लो। चाय का अगर आप एग्जाम्पल ले ले रहे हो तो चाय किससे मिल करके बना, तो चाय के लिए वाटर हुआ, मिल्क हुआ, शुगर हुआ, चाय की पत्ती हो गई, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये कंपोजिशन ऑफ द टी हो गए। उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड किन किन कमोडिटीज़ का हुआ, यानी कि एक्सपोर्ट किन किन कमोडिटीज़ का हुआ, इंपोर्ट किन किन कमोडिटीज़ का हुआ, ये कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन का मतलब होता है कि किस कंट्री से किन वस्तुओं का हम लोगों ने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया, तो वो डायरेक्शन कहलाता है। डायरेक्शन का मतलब कि मान लिया जाए कि हमारा श्रीलंका के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। सरप्लस का मतलब फ़ायदा समझ लो, सिंपल सिंपल सी बातें, और डेफिसिट का मतलब सिंपल सी बातें, घाटा समझ लो। तो डायरेक्शन का मतलब ये बताता है कि किस तरफ हमारा फॉरेन ट्रेड जा रहा है, हमको फ़ायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। साथ ही साथ यह ये भी बताता है कि किस कंट्री के साथ, श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ, ब्रिटेन के साथ। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में, यानी कि मान लिया जाए अगर हमने इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट कितने अमाउंट में, अमाउंट का मतलब यहाँ पर कितने हज़ार लाख रुपए का या कितने करोड़ रुपए का, या फिर उसका वेट, मेजरमेंट, ये बताता है वॉल्यूम। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के लिए होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों किससे रिलेटेड हैं, कंपोजिशन, डायरेक्शन और वॉल्यूम। तो अब इसको वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। देखो, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड। India become an exporter of the primary products such as raw material, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and importer of the finished consumer goods like the cotton, silk, and woolen cloth, capital goods like the light machineries। मीनिंग समझ में आ गया होगा, पहले ही बता चुका हूँ। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि किन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, किन कमोडिटीज़ का इंपोर्ट हो रहा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं कंपोजिशन में। तो क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया एक एक्सपोर्टर था। किन किन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्टर था, प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर था, जिसमें क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गए, कौन कौन से, सिल्क आ गया, कॉटन आ गया, वूल आ गया, शुगर कैन आ गया, इंडिगो आ गया, जूट आ गया, इन सब का हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। जबकि जो फिनिश गुड्स था, जो तैयार प्रोडक्ट थे, जो कंज्यूमर गुड्स थे, उनका हम लोग इंपोर्ट करते थे। जैसे कि क्लॉथ, कैसा क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ, सिल्क का क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, या फिर कैपिटल गुड्स लाइक एज अ मशीनरीज, इनका हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा वॉल्यूम ऑफ द इंडियाज ट्रेड क्या था। दूसरा पॉइंट है कि वॉल्यूम इंडियाज एक्सपोर्ट वर द मोर देन द इंपोर्ट ऑफ द वाज अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस डायरेक्शन। This refer to the countries where the trading with the retain maintain the monopoly over India export and import। इस बातों को समझते हैं। थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम में क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने अमाउंट में हमने एक्सपोर्ट किया या फिर इंपोर्ट किया। तो क्या लिख रहा है, एक्सपोर्ट वर मोर देन इट्स इंपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट हमेशा क्या होता था, ज़्यादा रहता था उसके इंपोर्ट से। थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इससे क्या होगा, सरप्लस होगा, यानी कि फ़ायदा रहेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट करने से इनकम कंट्री में आती है, इंपोर्ट करने से इनकम जाती है, आउटफ्लो होता है। तो अगर इनकम आ रही है ज़्यादा और इनकम जा रही है कम, तो हमारा सरप्लस ही हुआ। लेकिन इस लार्ज सरप्लस का, एक्सपोर्ट और सरप्लस का, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने फ़ायदे के लिए यूज करती थी, अपने मोनोपोली के लिए यूज करती थी, अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करती थी। इसका कहीं पर भी, इंडिया के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिख रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वर द रेस्ट वाज द अलाउड विथ अ फ्यू कंट्री लाइक द चाइना, सियोलॉन, श्रीलंका एंड पर्शिया, ईरान। तो क्या कह रहा है कि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड था, हाफ ऑफ द ट्रेड जिसको आप कह सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड था। किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। कहाँ किससे ट्रेड करना है यह डिसाइड कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। इसी को कहते हैं मोनोपोली, मोनोपोली ऑफ द ट्रेड ओवर ट्रेड इन फ्रॉम द ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा क्या कर दिया गया है, ट्रेड पर मोनोपोली कर दिया गया है। अब आपको याद होगा डायरेक्शन मैंने बताया था, तो डायरेक्शन में यही देखा जाता है कि किस कंट्री के साथ कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो। तो डायरेक्शन पूरी तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा है।
कुछ ही अलाउ कर रहा है कि चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, ईरान के साथ कुछ ही केवल आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओ। यह शोषण करने का, एक्सप्लोटेशन करने का ये सिलसिला जारी तो था ही, बट 1869, डेट याद करना, ये क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। 1869 में, इसी टाइम में गांधी जी का बर्थडे था, इसी ईयर में, तो 1869 में स्वेज कैनाल ओपन हुआ। स्वेज कैनाल कहाँ पर है आपको पता ही होगा, अरबियन सी के पास है स्वेज कैनाल, अफ्रीका के ऊपर, इजिप्ट जो कंट्री है उसके पास से होकर के जाता है। स्वेज कैनाल ओपन हो गया। स्वेज कैनाल ओपन होने के कारण से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कम हो गया, जिसके कारण से ट्रेड जो होता था ना वह और फास्टर होने लगा, और जो एक्सप्लोटेशन के रेट थे ना, वो एक्सप्लोटेशन के रेट भी क्या हो गए, बढ़ गए। अब पूरी आसानी तरीके से इंडिया को लूटने के काम ब्रिटेन के लोग करने लगे। इस पूरे पॉइंट को हम थोड़ा सा एक समराइज करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो हमने देखा फॉरेन ट्रेड में हमने देखा कि इसमें क्या होता है, कंपोजिशन होता है, इसमें वॉल्यूम होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। कंपोजिशन में हम देखते हैं किन किन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, ये देखे हैं। वॉल्यूम में देख रहे हैं कितने अमाउंट में, अमाउंट देखे हैं कितने अमाउंट या मेजरमेंट इसमें देखते हैं। डायरेक्शन में देखते हैं कि किस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कंट्री को देखते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ हमने एक पॉइंट और देखा कि इंडिया का पूरी तरीके से एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के बाद भी इंपोर्ट से सरप्लस हुआ। इस सरप्लस का यूज क्या कर रहा है, ब्रिटेन अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है इस सरप्लस का यूज, और इस सरप्लस का यूज अपने फ़ायदे के लिए करने के कारण से इंडिया में क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या हो जा रहा है, लो होता चला जा रहा है। जिसको अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा, अब रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद रहा है, हम इंडिया है और ये ब्रिटेन है। इंडिया ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहा है क्या, रॉ मटेरियल। यहां पर उस रॉ मटेरियल से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। इसका जो पैसा हुआ वो किसके पास गया, ब्रिटेन के पास। इसका जो पेमेंट हुआ वो ब्रिटेन के पास गया, और इसका जो पेमेंट हुआ वो इंडिया के पास आ गया। ये पॉइंट समझिएगा यहां पर, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है और रॉ मटेरियल की वैल्यू कम होती है। तो इन दोनों से हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल की हमको पैसे कम मिल रहे हैं, इंडिया को रॉ मटेरियल के पैसे कम मिल रहे हैं, और ब्रिटेन को फाइनल प्रोडक्ट के पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। इन दोनों से तो फ़ायदा हो ही रहा है। साथ ही साथ ब्रिटेन क्या कर रहा है, अपना मार्केट बना के इंडिया को रखा हुआ है। तो यहाँ से जितने भी शोषण हो सकते थे, जितने भी पैसे का, जितने भी अमाउंट का सब शोषण करके ब्रिटेन अपने यहाँ भरता चला जा रहा है। यानी कि इस पूरे ट्रेड से इंडिया को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी को दादा भाई नौरोजी ने कहा था ड्रेन थ्योरी। अब ड्रेन थ्योरी क्या है, तो ड्रेन थ्योरी ये है कि इंडिया में रह करके इंडिया के ही रिसोर्सेज का यूज करके अपने आप को फ़ायदा केवल दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा पूरी तरीके से इंडिया को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसी को ड्रेन थ्योरी कहा गया है। यानी कि इंडिया में ट्रेड करके, इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, इंडिया के ही रिसोर्सेज का यूज करके, और इंडिया को ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, उस पूरा का पूरा इनकम किसके पास चला जा रहा है, ब्रिटेन के पास चला जा रहा है। इसी को ड्रेन थ्योरी कहते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या लिख रहा है यहाँ पर, इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। इंडिया ने का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, बट सरप्लस कम टू द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, लीड टू द ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ। ठीक है, लेकिन उस सरप्लस का क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी से ड्रेन हो जा रहा है, ड्रेन ऑफ द इंडियंस वेल्थ, इंडियन वेल्थ का ड्रेन हो जा रहा है। ड्रेन का मतलब क्या है कि इंडिया का इनकम कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड। अब जो एक्सपोर्ट का जो सरप्लस हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, उसका ब्रिटेन कहाँ कहाँ यूज कर रहा है। तो पहला, मेकिंग पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, मान लिया जाए ये इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका ऑफिस कहाँ सेटअप है, ब्रिटेन में। तो इसमें इन लोगों को पेमेंट करने के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल या फिर यहाँ पर जितने भी टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, उन सभी एक्सपेंडिचर का जो है यूज़ या उस एक्सपेंडिचर को भरने के लिए जो है यहाँ से जो सरप्लस आ रहा है, उस सरप्लस का यूज किया जा रहा है। दूसरा, एक्सपेंसेस ऑफ द वार थ्रू द ब्रिटेन गवर्नमेंट। जहाँ पर भी युद्ध हो रहा है ब्रिटेन का,
उस युद्ध में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा का यूज होगा, वो पैसे का यूज भी कहाँ से कर रही है, जो सरप्लस से पैसा अगर कमाई थी वहाँ पर ले जा करके यूज कर रही है। और अगला पॉइंट क्या है, इंपोर्ट कर रही है कोई प्रोडक्ट, तो इंपोर्ट करेगी, दूसरे कंट्री को पैसा देगी कि नहीं देगी, देगी। तो इनविजिबल आइटम जो है उनका जो इंपोर्ट कर रही है वहाँ पर इसका यूज कर रही है। अब ये इनविजिबल आइटम क्या होता है, तो जब आप पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वहाँ पर इनविजिबल आइटम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सिंपल सा सिंपल ये समझिए, सर्विस को इनविजिबल आइटम कहते हैं। सर्विस को क्या कहते हैं, इनविजिबल आइटम कहते हैं। जो दिखाई न दे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के थ्रू, वो इनविजिबल आइटम कहलाता है। जैसे मान लो आप एक डॉक्टर हो, आप यूएसए जा रहे हो, तो आप रास्ते में जाते समय एरोप्लेन पे जाओगे या बाउंड्री लाइन क्रॉस करोगे, तो आपको देख के कोई बता देगा क्या कि आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, देख करके अंदाज नहीं लगाई जा सकती, उसी को इनविजिबल आइटम कहते हैं। तो इनविजिबल आइटम का इंपोर्ट करने में इसका यूज करती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है कि जो इंडस्ट्री था उसका क्या रोल था ब्रिटेन टाइम में, यानी कॉलोनियल रूल में इंडिया में, और फॉरेन ट्रेड का क्या रोल था इंडिया में। इन सब का जो समरी है, उस समरी को जो एक एक पेज में समझे हैं उसको माइंड में सेट करिएगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था इंडिया का, और एक या दो वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ओके, थैंक यू।